हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। 17वीं यूपीएससी की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दिए होंगे और स्वाभाविक है कि आप इसमें जो हम पहले बात किए हैं कि दो सब्जेक्ट उठाए होंगे। आज से हम लोग ज्योग्राफी का एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जो अभी स्टार्ट ज्योग्राफी से हो रही है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सभी सब्जेक्ट को लेकर आएंगे और सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उसको देखेंगे हम लोग। यह जो श्रृंखला है वो मुख्यतः दो स्तर पे है, प्राइमरी स्तर और फिर उसके बाद एडवांस। प्राइमरी स्तर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें सभी एग्जामों को इंक्लूड किया गया है। अभी हाल ही में बिहार में देखे होंगे कि बिहार एसएससी सीजीएल जो है सचिवालय वाला जो इंटर स्तरीय है वो होना है। इसके अलावा टीआरई जो टीचर का एग्जाम है वो होना है। यूपी पीसीएस भी है, बिहार है, झारखंड में भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो कहने मतलब कई सारे एग्जाम हैं तो इसकी तैयारी में सब लोग लगे हुए होंगे। तो स्वाभाविक है कि पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज इजी लेयर देन एडवांस लेयर पर आएंगे। तो आज से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रम के चट्टान में सर्वाधिक खनिज भंडार पाए जाते हैं। ये भारत के रिगार्डिंग में है कि किस क्रम के चट्टान में सर्वाधिक खनिज भंडार पाए जाते हैं। और इसका जो ऑप्शन है वो है आपका आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम और विंध्य क्रम। और इसका जो सही आंसर है वह है धारवाड़ क्रम, बी आंसर। धारवाड़ क्रम जो है वो आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से बने होते हैं। भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार जो है इसी क्रम के चट्टान में पाए जाते हैं। इस क्रम के चट्टान में मुख्य रूप से देखेंगे आप कि तांबा है, लोहा है, सोना है, ये सब खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं। तो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है आपका, प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की पूर्ति करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पूर्वी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले भागों में सदाहरित वन पाए जाते हैं, इसको सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। सत्य कथन की पहचान करने को कह रहा है और इसमें है आपका केवल एक, केवल दो, एक एवं दो दोनों है, ना तो एक है ना ही दो है। और इसका जो आंसर है वह है ए, केवल एक। तो हम लोग जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के खनिज संसाधनों के अधिकांश जो भाग है जो ये पूर्ति करता है प्रायद्वीपीय पठार से। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कई सारे खास तौर पर देखते हैं कि छोटानागपुर का पठार है जिसको भारत का रूढ़ भी कहा जाता है, तो ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में देखेंगे कि भूगर्भिक संरचना के रूप के दृष्टिकोण से सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइड, कोयला, मैग्नीज वगैरह आदि खनिज भंडार यहाँ पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्रायद्वीपीय पठार के भारत खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की पूर्ति प्रायद्वीपीय पठार करती है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि पूर्वी घाट कितनी वर्षा है, पूर्वी घाट न होकर यहाँ होगा पश्चिमी घाट। सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट के किनारों पे ही देखते हैं कि सदाबहार वन या फिर सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय से अलग करने वाली इकाई का नाम क्या है। हम लोग जानते हैं कि हिमालय 3 चरण में बना है और उसको अलग अलग किया गया। तो इसका आंसर होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ऑप्शन है आपके पास मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, इंडो सांपो सचर जोन और गेट बाउंड्री फॉल्ट। और इसका जो सही आंसर है वह है इंडो सांपो सचर जोन। ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय से अलग करती है। इसका देखिएगा खास तौर पे आप फिगर याद रखिए, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, इसको काराकोरम श्रेणी वगैरह जो लास्ट मॉडल। फिर इसके बाद ग्रेट हिमालय, फिर इसके बाद लघु हिमालय, फिर इसके बाद शिवालिका। तो ये जो ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग करता है जो रीजन, उसको हम कहते हैं इंडो सांपो सचर जोन, जो ये रहा। इसके बाद ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग करता है वह कहलाता है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मतलब ये जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर लघु हिमालय और शिवालिका को अलग जो करती है वह है मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये है। और शिवालिका के बाद जो तराई क्षेत्र है, तो तराई क्षेत्र और शिवालिका को जो अलग करती है वह है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो इस तरह से विभाजक ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में
कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन है आपको सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग। और जो आपका सही आंसर है वह है बी, काली और सतलज। सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय विद्यमान है। इसमें भी देखिएगा कि खास तौर पे नदियों के आधार पर जो हिमालय है उसको उसके क्षेत्रीय विभाजन किया गया है और उसे मोटे तौर पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। अगर देखा जाए इस तरह से हिमालय जो है, तो हिमालय के देखिएगा कि स्टार्टिंग करते हैं सिंधु से, सिंधु, और सिंधु से सतलज, सतलज नदी, सतलज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से दिहांग। ये इस तरह से आपके नदियां हैं और इस तरह से विभाजन होता है। ये जो पार्ट है सिंधु से लेकर सतलज के बीच का क्षेत्र, इसे हम लोग कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं। इस क्षेत्र को कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं, हिमालय कहते हैं। फिर सतलज और काली के बीच जो क्षेत्र है वह कुमायूं हिमालय है। आपका क्वेश्चन यही था, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच है। फिर है काली और तीस्ता के बीच, यह है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेकर दिहांग के बीच असम हिमालय, असम हिमालय। तो ये रहा आपका टोटल नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? और ऑप्शन से आपके बारालाचला दर्रा, नीति दर्रा, सिपकिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। और इसका जो आंसर है वह है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है। हम लोग जानते हैं कि सतलज नदी मानसरोवर झील के बगल में ही एक है राकसताल, वहीं से निकलती है और राकसताल से निकलने के बाद यह सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। भारत का ये हिमाचल प्रदेश में बेसिकली प्रवेश करती है और उसके बाद फिर भारत में बहती हुई पाकिस्तान से होते हुए आगे बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेम्बानाथ झील के संदर्भ में असत्य है? देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सत्य असत्य को इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिए कि करना क्या है। कभी कभी क्या होता है कि सत्य और असत्य में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्या मतलब माइनर चीजें हैं जो ध्यान नहीं जाती है, उसके कारण गलतियां हो जाती है। तो याद रखिएगा, असत्य पूछ रहा है। यह मणिपुर जिले में स्थित है किसी झील, इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, किसी नहीं, इसी कर दीजिए। फिर यह राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है यहाँ, और यहाँ भारत की सबसे लंबी, यह भारत की सबसे लंबी झील है। अब इसमें जो गलत है, असत्य है, वह है मणिपुर। यह मणिपुर जिले में, सॉरी मणिपुर में स्टेट जो है वहां नहीं है, यह केरल में स्थित है। याद रखिएगा, मणिपुर से हटाकर केरल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बेम्बानाथ झील है वो बेसिकली केरल में स्थित है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है जहां पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और याद रखिएगा कि वेलिंगटन द्वीप पर ही भारत का सबसे छोटा NH जो है NH 47A स्थित है इसी द्वीप पर। और यह जो झील है वह भारत की सबसे लंबी झील है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन क्या है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और रीजन उसके पीछे कारण जो दिया जा रहा है कि इसका मुख्य कारण जो है, इसका मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है। अब कूट की सहायता से इसका चयन करना है। पहला है कि A और R दोनों सही है तथा R A का सही व्याख्या करता है। A और R दोनों सही है किंतु R A का सही व्याख्या नहीं करता है। A सही है किंतु R गलत है, R सही है किंतु A गलत है। और इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा कि A गलत है और R सही है, मतलब D। इसका आंसर है D। क्यों? तो देखिएगा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है बल्कि पूरब की ओर प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र याद रखिए, ये जो क्षेत्र था आपका, ये क्षेत्र, तो नदियां पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है।
दो इसमें एक्सेप्शन है, नर्मदा और ताप्ती चूंकि भ्रंश में बहती है, अदरवाइज अधिकांश नदियां, लगभग नदियां जो है पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मुख्य कारण जल विभाजक पश्चिमी घाट है, बिल्कुल सही है कि जब गोंडवाना लैंड से हम लोग जानते हैं अफ्रीका का मेडागास्कर का क्षेत्र से अलग हुए थे तो यह क्षेत्र ही टूटकर बाहर हुआ था, इसलिए यह क्षेत्र ऊंचा है और यह मुख्य रूप से जल विभाजक का कार्य करती है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस निम्न भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं नदी में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब जो जलप्रपात और नदियां दी गई है इसमें कौन सुमेलित नहीं है? गरसोप्पा जलप्रपात, शरावती नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, धुआंधार जलप्रपात, कृष्णा नदी, चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी। और इसका जो आंसर है वह है सी, धुआंधार जलप्रपात कृष्णा नदी पर नहीं है बल्कि यह नर्मदा नदी पर है। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, हिमालय। और कूट है आपका 4 2 3 1 1 2 3 4 2 1 3 4 3 1 2 4। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, 1 2 3 4 क्रम में है। हम लोग जानते हैं कि अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ था वह प्रोटेरोजोइक काल में हुआ था। प्रोटोजोइक काल या प्रोटोजोइक काल भी देता है, ये हो गया। फिर उसके बाद पूर्वी घाट का जो निर्माण किया गया था वह क्रिटेशियस मेसोजोइक काल, मेसोजोइक काल। फिर है दक्कन जो ट्रैप है वह है क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल। और हिमालय सबसे नवीनतम है इसलिए इसे कहते भी हैं कि नियोजोइक ईरा में काल में इसका निर्माण हुआ था। तो काल के आधार पर भी देखें तो क्रम इस प्रकार 1 2 3 4 आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जलोढ़ मिट्टी, इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अधिकता होती है। लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालन के कारण हुआ है। लेटराइट मिट्टी पोटास एवं जैव पदार्थ की अधिकता है। काली मिट्टी लोहा का अभाव है। इसमें सब कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब सही है? और इसमें जो सही है वह है बी, लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालन द्वारा निर्मित हुआ है। इस प्रकार देखें, लेकिन अदर का देखते हैं जैसे जलोढ़ मिट्टी। तो हम लोग जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव होता है, अधिकता नहीं बल्कि अभाव। फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस या जीवाश्म जो कहिए उसका अभाव होता है। और लेटराइट मिट्टी पोटास एवं जैव पदार्थ की अधिकता, ऐसा नहीं है। लेटराइट मिट्टी में पोटास की तो अधिकता होती है लेकिन जैव पदार्थ की अभाव होता है, काफी कमियां होती है। तो ये अभाव है इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। काली मिट्टी लोहा का अभाव नहीं, लोहा की प्रचुरता होती है इसमें, अधिकता, लोहा की अधिकता। तो इस प्रकार देखिए तो जो सही आंसर है आपका लाल मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तड़ित झंझावात का संबंध निम्न में से किससे है? कपासी बादलों से, कपासी वर्षा बादलों से, पक्षाप बादलों से, अस्तरी बादलों से। और इसका जो सही आंसर है वह है कपासी वर्षा बादल, आंसर बी। तो जानते हैं कि कपासी वर्षा बादल जो है अत्यधिक विस्तृत एवं गहरे होते हैं और साथ ही साथ इन बादलों में तड़ित झंझा तथा गरज के साथ वर्षा और कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है। तो इसलिए इस जो बादल को हम लोग गर्जन मेघ के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा गर्जन मेघ क्या है? तो गर्जन मेघ कपासी वर्षा बादल है और इसमें सबसे अधिक वर्षा या ओलावृष्टि भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारत के किस राज्य में सागवान का सर्वाधिक वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। सागवान वन हम लोग जानते हैं कि सागवान एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है जिसे मानसूनी वन भी हम लोग कहते हैं। और भारत में यह सर्वाधिक जो सागवान वन है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया ए।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है? और ऑप्शन से आपके पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी मानसून से, अरब सागर मानसून से और लौटते मानसून से। और इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिमी विक्षोभ से ए। देखिएगा कि खासतौर पर पश्चिमी विक्षोभ जो है वह पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है और पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होने के बाद पूर्वी जेट पवनों के सहारे वो पूरब की ओर बहना स्टार्ट करती है। इसका जो बहाव है वह पहले एशिया है, इसमें देखिएगा ईरान, अफगानिस्तान, इस तरह से पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करती है। रूट में मोटे तौर पर ये है रूट इनका, है ना, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करने के बाद शीतकाल में विशेष तौर पर देखिए अगर नवंबर दिसंबर से लेकर फरवरी तक का समय होता है, तो नवंबर टू फरवरी के बीच में वर्षा होती है और इस वर्षा में मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ का पाया जाना है और रबी फसल के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण माना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कांगड़ा और धौलाधर, पीर पंजाल एवं हिमाद्री, महाभारत और धौलाधर, पीर पंजाल एवं महाभारत। और इसका जो सही आंसर है वह है आपका पीर पंजाल एवं हिमाद्री, ऑप्शन बी। खास तौर पर देखिएगा कि जो कश्मीर घाटी है वो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज से लेकर और उत्तर पूर्व में यह जो क्षेत्र है मुख्य हिमालय जिसको हम लोग महान हिमालय या हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री, इन दोनों के बीच में यह जो एक क्षेत्र पड़ता है जास्कर जो है, जास्कर श्रेणी, उसी के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र बनाती है? त्रिभुजाकार, वृक्षनुमा, खंडित और जालीदार। और इसका सही आंसर है वृक्षनुमा। हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं मुख्य रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती है। और बनाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो बनाने का मुख्य कारण है कि ये जो नदियां हैं मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों के सपाट क्षेत्रों में पाई जाती है और इन क्षेत्रों में कटाव कम होता है। और खास तौर पर देखिएगा कि ये जो नदियां हैं वह वृक्षनुमा चारों तरफ से इस तरह से फैल जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार करती है? हिमालय की तीन श्रेणियां मतलब महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिका, तीनों श्रेणी को आर पार करती है। रावी, सतलज, चिनाब और झेलम। और इसका सही आंसर है झेलम। झेलम हम लोग जानते ही हैं कि मानसरोवर झील के राजस्थान से निकलती है और भारत में प्रवेश करने से पहले यह सिंधु के समानांतर भी बहती है और समानांतर बहने के बाद यह हिमालय के तीनों श्रेणियों को काटती है। तो यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विष्ट दोआब के निर्माण में कौन सी नदियों का योगदान होता है? रावी, व्यास, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब। और हम लोग जानते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो विष्ट में है व्यास और सतलज। व्यास और सतलज, आंसर सी हो जाएगा इसमें। देखिए पहले द्वाब है क्या ये जान लीजिए। तो द्वाब दो संगम करने वाले नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, मान लीजिए ये नदी आ रही है, ये नदी इधर आ रही है, तो संगम हो रही है, तो ये जो क्षेत्र है यही होगा दोआब। और जो दोआब है तो दोनों नदियों के नाम पर ही होता है। इसलिए भारत में देखकर खासकर सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्माण की जाती है उसकी अगर हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण द्वाब है जिससे आपको प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से द्वाब हैं? तो देखिए पहला है विष्ट द्वाब, जो अभी लिखा हुआ भी है। अब विष्ट है या विष्ट है कोई दिक्कत नहीं, विष्ट द्वाब। तो इसमें देखिएगा कि वी फॉर व्यास और दूसरा शब्द है मतलब सतलज। व्यास और सतलज के बीच विष्ट द्वाब है। दूसरा है बाड़ी द्वाब,
बाड़ी द्वाब, तो बाड़ी द्वाब में देखिएगा पहला है व्यास और लोग जानते हैं रावी। तो व्यास और रावी के बीच में, व्यास और रावी के बीच में बाड़ी द्वाब है। तीसरा है रचना द्वाब, रचना, याद रखिएगा र से रावी और च से या चना से चिनाब, तो रावी और चिनाब के बीच में आ जाता है रचना द्वाब। और चौथा द्वाब जो है वह चाज या छाज, चाज कहीं कहीं पर चाज मिलता है। तो इस प्रकार च से चिनाब और झ से झेलम, तो झेलम और चिनाब के बीच चाज या छाज द्वाब है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट द्वाब हैं जो आपको कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो इस तरह से कोडिंग करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अन्नामला की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी, और सही आंसर है आपका नीलगिरी की पहाड़ी। इस तरह से आप देखिएगा कि जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट, तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर ही है इसका नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, ये भी कई बार पूछा हुआ है, तो दोदा बेटा यही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी श्रृंखला है, मतलब कौन सी सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है, सबसे दक्षिण में कौन सी पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी, नल्ला मल्ला की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, काठगोदाम की पहाड़ी, और इसका जो सबसे आंसर है वो है काठगोदाम की पहाड़ी। देखिएगा दक्षिण भारत के क्षेत्र में खासतौर पर ये रहा आपका दक्षिण भारत। हम लोग जानते हैं कि दोनों के मिलन स्थल पर ही है इस तरह से आपका नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी के बाद यहाँ पर है आपका अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, और अन्नामलाई की पहाड़ी के दक्षिण में है काठगोदाम की पहाड़ी। इसी काठगोदाम की पहाड़ी को हम लोग इलायची की पहाड़ी कहते हैं, या इसी को ही पालनी की पहाड़ी कहते हैं। तो याद रखिएगा कुछ भी पूछे, इलायची की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, काठगोदाम की पहाड़ी, तो सबसे दक्षिणतम पहाड़ी यही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऑक्साइड चीन का भाग है। काराकोरम श्रेणी, शिवालिका श्रेणी, कश्मीर घाटी और लद्दाख पठार ऑक्साइड चीन का भाग है। तो इसमें से सबसे आंसर जो होगा वो है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार मुख्य रूप से ऑक्साइड चीन के क्षेत्र में भी आता है। अगर देखा जाए इस तरह से मैप में इंडिया का, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्षेत्र ऑक्साइड चीन है, ये पीओके क्षेत्र है, पीओके ये ऑक्साइड चीन, और ये भारत का पार्ट यहाँ पर रहता है कश्मीर, यहीं पर आपका काराकोरम। खैर ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये आपका आता है लद्दाख के पठार में। तो लद्दाख का पठार के अंतर्गत ही ऑक्साइड चीन का भाग है। तो ये इस प्रकार 20 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस तरह से लगातार प्रश्न लेके आते रहेंगे हर सब्जेक्ट का, हर विषय का, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग लगाते रहें, व्याख्या सुनते रहें, तो आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस वे में चल रही है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर ज्योग्राफी से भी कुछ दिन और लेना है तो ज्योग्राफी में नए क्वेश्चन के साथ।